लैब है स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स की, और इसमें हम देख रहे होंगे हमने स्टैक मेमोरी भी डिस्कस की हुई है एक लैब के अंदर। और स्टैक मेमोरी भी हमने डिस्कस की हुई है लास्ट लैब में। हमने देखा था इंटीजर अर्थमेटिक हमने देख ली थी कि हम जो है वो बिटवाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वगैरह किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये एंड और एक्स और नॉट टेस्ट ये तमाम हमने पढ़ लिए थे। शिफ्ट, SHL, SHR, SAL, SAR, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, ये तमाम रोटेट के इंस्ट्रक्शन, ये तमाम हमने बिट बाय बिट जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होते हैं ये तमाम हमने देखे थे, ठीक है। अच्छा, तो आज की जो लैब है ये आपकी है ये है स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स की। तो अगर इसको हम देखें, ज़्यादातर ये थियोरेटिकल इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, और कोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत है भी कोडिंग, और उससे रिलेटेड लंबे प्रोसेसेस नहीं है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये बताया गया है स्टैक मेमोरी का हम डिस्कस कर रहे होंगे। आप लोग स्टैक मेमोरी को पढ़ चुके हैं पहले, आपको याद होगा अच्छी तरीके से हमने स्टैक मेमोरी के अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी कि हम स्टैक मेमोरी में पुश एंड पॉप का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पुश एंड पॉप ये दोनों हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं। पुश किस लिए होता है, हमारे पास वैल्यू को स्टैक के अंदर पुश कराने के लिए, और पॉप हमारे पास किस लिए होता है, वैल्यू को वापस आउटपुट करवाने के लिए, ठीक है। और एक ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि हमने एक तो सिंपल स्टैक हमने डिस्कस किया था, फिर हमने स्टैक के अलावा हमने एक FPU स्टैक भी देखा था और वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि स्टैक FPU स्टैक में क्या हो रहा था, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक में, कि हम पुश एंड पॉप कराने के लिए अगर हम उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज स्टैक में स्टोर कराना चाह रहे हैं तो FPU स्टैक हमने डिस्कस किया था, जिसमें अगर आपने वैल्यूज़ को पुश करवाना है तो हम उसके लिए FLD और FSTP का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे थे पुश एंड पॉप के लिए। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था हमारे सिंपल स्टैक से, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि हम स्टैक्स के अंदर पैरामीटर्स किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं। पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, पैरामीटर्स आपके पास कोई भी वेरिएबल्स या वैल्यूज होती हैं कि जो आप किसी भी प्रोसीजर या फंक्शन को डिफाइन करते वक्त डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स को एज अ स्टैक किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे ये अभी हम देख रहे होंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, एंड एडवांस प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने प्रोसीजर्स की एक लैब की थी जिसके अंदर आपने सिंपल प्रोसीजर्स भी रन किए थे, एक एडिशन का प्रोसीजर क्रिएट किया था। हम इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर आपको याद हो हमने एक की थी प्रोसीजर्स की। यहाँ पर हमने प्रोसीजर्स पढ़े थे कि प्रोसीजर किस तरह आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्रिएट करने का बेसिक तरीका क्या है, एक अगर आपने सिंपल प्रोसीजर विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करना हो तो आप क्या करते हैं, प्रोसीजर का नेम, उसकी हेडिंग देते हैं यानी कि प्रोसीजर का नेम, और आगे उसका एक कीवर्ड होता है प्रॉक यानी कि PROC, जो आप जैसे मेन प्रोसीजर मेन प्रॉक लिखते हैं तो वो क्रिएट करते हैं। अगर आप अपना प्री डिफाइंड जो प्रोसीजर्स हैं असेंबली को उसको छोड़ के अगर आप खुद रीडिफाइन कर रहे हैं उसको, आप क्या करेंगे, प्रोसीजर का नेम और आगे उसका कीवर्ड यानी कि प्रॉक, उसके नीचे उसकी बॉडी यानी कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आपने परफॉर्म कराने हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्टैक, मल्टीपल, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने प्रोसीजर में परफॉर्म कराने हैं, वो रिटर्न स्टेटमेंट क्या रिटर्न करती है, जो भी स्टैक की वैल्यू है या रजिस्टर्स की वैल्यू है उसको रिटर्न करेगी, ठीक है। और उसके बाद आखिर में आप उसको क्लोज करते हैं प्रोसीजर के नेम से ही कि एंड प्रोसीजर नेम एंड प्रोसीजर, ठीक है, NP। तो ये आपका बेसिक तरीका था प्रोसीजर क्रिएट करने का। फिर आपने ये भी देखा था इसकी लैब में कि आपने प्रोसीजर को कॉल कराना है, आप कॉल कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और आगे प्रोसीजर का नेम लिखते हैं तो वो कॉल हो जाता है, ठीक है। जो भी फिर उसमें इंस्ट्रक्शन होंगे वो परफॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ आपने एक एडिशन की एग्जाम्पल देखी थी जिसके अंदर आप रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे प्रोसीजर के एज अ प्रोसीजर के जो पैरामीटर्स हैं, यानी ये एक प्रोसीजर क्रिएट किया था एडिशन का, और इसमें पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे थे दो, एक EAX और एक EBX यहाँ पर, ठीक है।
ई ए एक्स और ई बी एक्स, और ये जो दोनों पैरामीटर्स थे इसके, ये रजिस्टर्स थे, ठीक है, यानी कि ये एक जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे, ई ए एक्स ई बी एक्स, ठीक है। और ये एक सिंपल हमारे पास था। फिर एक थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्सिटी वाला प्रोसीजर देखा था, जिसमें हमने नेस्टेड प्रोसीजर क्रिएट किया था, जिसमें सब रूटीन्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, सब रूटीन्स क्या होती हैं, और एक सब रूटीन में दूसरी सब रूटीन कॉल हो जाए, या दूसरी सब रूटीन के एंड होने से पहले थर्ड सब रूटीन कॉल हो जाए तो क्या होगा, फिर फोर्थ हो जाए, ठीक है। और फिर जब वो लास्ट वाली कॉल होगी तो फिर वो कहाँ रिटर्न होगी, थर्ड में, थर्ड वाली सेकंड, सेकंड वाली फर्स्ट, ठीक है। तो वो आखिर में जाके आपके पास मेन प्रोसीजर में जो सब रूटीन कॉल हुई है उसकी रिटर्न स्टेटमेंट डिपेंड करी होगी लास्ट वाली पे, अगर नेस्टेड है। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास बढ़ गई थी। तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या किया था, हमने एक एग्जाम्पल तो उसकी भी देखी थी लैब करते वक्त, नेस्टेड प्रोसीजर की, और एक नेस्टेड लूप की भी देखी थी, जहाँ पर क्या काम हो रहा था हमारे पास, ई सी एक्स यानी कि काउंटर रजिस्टर की वैल्यू, नेस्टेड लूप यहाँ पर क्रिएटेड था, जब लूप था तो ई सी एक्स यूज हो रहा था। ई सी एक्स के अंदर हमारे पास हम ई सी एक्स की जो वैल्यू प्री डिफाइंड थी वो ओवर राइट ना हो जाए नेस्टेड लूप में जाने के बाद, इसलिए हम उसको कहाँ क्या कर रहे थे, स्टैक के अंदर पुश कर रहे थे ताकि ये वैल्यू हमारी सेफ रहे, ठीक है। ये चीज़ हमने एग्जाम्पल के अंदर की थी। और फिर हम उसको जब नेस्टेड लूप कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको पॉप करा लेते हैं ताकि लूप हमारा दोबारा चल सके उसी 100 वाले काउंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। अभी इन तमाम चीज़ों को रिवाइज कराने का मकसद ये है कि अभी हम आगे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इस लैब के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं। तो ये एडवांस प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स को आपने देख लिया क्या होते हैं, ठीक है। स्टैक मेमोरी आपने देख ली कि स्टैक मेमोरी पुश एंड पॉप होती है, ठीक है उसमें, और लीफो के ऊपर लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। अब इसको ही हम डिस्कस कर रहे होंगे इनकी थोड़ी सी एडवांस पैरामीटर्स के थ्रू हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि स्टैक पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी कि स्टैक अगर आप मेमोरी यूज करें उसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं। यहाँ क्या गिवन है, देयर आर टू वेज ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू द प्रोसीजर, यानी कि एक प्रोसीजर है उसके अंदर आपने पैरामीटर्स पास करने हैं, तो उसके दो तरीके, या तो स्टैक को एज अ पैरामीटर दें, वी कैन पास पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स और वी कैन पास देम ऑन स्टैक, यानी कि आइदर आप उसको रजिस्टर्स के थ्रू पास करा सकते हैं जनरल पर्पज, जैसे ई एक्स ई बी एक्स ई सी एक्स ई डी एक्स, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप उनको स्टैक के थ्रू भी पास करवा सकते हैं, यानी कि आप स्टैक की वैल्यूज जो हैं स्टैक के थ्रू आप अपने पैरामीटर्स पास करा सकते हैं प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्या है, सो फार वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज ऑफ रजिस्टर्स एंड पैरामीटर्स इन प्रीवियस लैब, ठीक है। हमने रजिस्टर्स का यूज क्या होता है वो देखा था प्रीवियस लैब में। इरवाइन लाइब्रेरी ऑल्सो यूजेस रजिस्टर पैरामीटर्स फॉर इस प्रोसीजर, ठीक है। इरवाइन भी जब अपने प्रोसीजर्स क्रिएट करती है उसके अंदर रजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस क्यों करती है इरवाइन प्रोसीजर्स के अंदर रजिस्टर्स का इस्तेमाल, वो आगे बात लिखी है। रजिस्टर पैरामीटर्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसलिए यूज करती है क्योंकि रजिस्टर, तो अगर आप पैरामीटर्स के तौर पे प्रोसीजर के पैरामीटर्स जो हैं वो रजिस्टर्स यूज़ करेंगे तो वो एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ा देगा, यानी कि एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाएगी, टाइम कम लगेगा एग्जीक्यूशन में। लेकिन जब आप पैरामीटर्स के अंदर स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूशन स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है, रजिस्टर्स आपके फास्ट वर्क करते हैं लाइट मेमोरी होती है। स्टैक के अंदर आपको मल्टीपल ऑपरेशन जैसे कि पुश पॉप वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और थोड़ा सा टाइम एग्जीक्यूशन का बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, ज़रा 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, अजान हो जाए तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पर हमने यहाँ तक की बात देख ली स्पीड की। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ आपके मैनुअल में एक और बात लिखी है, स्टैक पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक बिफोर मेकिंग द प्रोसीजर कॉल। यानी कि प्रोसीजर को कॉल कराने से पहले ही, आप प्रोसीजर को कॉल कराने से पहले ही उसके अंदर तमाम पैरामीटर्स पुश करवा देते हैं। ठीक है, ये एडवांस प्रोसीजर्स के अंदर आप इस तरीके से ही करते हैं। ठीक है, द कॉल्ड प्रोसीजर विल हैव टू लोकेट इट्स पैरामीटर्स ऑन द स्टैक। ठीक है, अच्छा, अब कंसीडर द सम ऑफ प्रोसीजर डिफाइंड इन द प्रीवियस लैब। अब हमने लास्ट लैब में एक सम ऑफ यानी कि एडिशन वाली एग्जांपल की थी प्रोसीजर्स की। ठीक है, जिसमें हम ई एक्स और ई बी एक्स को ऐड करवा रहे थे। अगर आप उसी एग्जांपल यानी कि सम ऑफ की एग्जांपल को कंसीडर करें तो हम क्या करेंगे, अब नाउ वी विल रीडिफाइन इट बाय पासिंग पैरामीटर्स ऑन द स्टैक। उसमें हमने ई एक्स ई बी एक्स यानी जनरल पर्पज रजिस्टर्स के थ्रू एडिशन परफॉर्म कराई थी प्रोसीजर के अंदर। अब एक प्रोसीजर हम ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे प्रोसीजर की। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपको एक कोड गिवन है, सैम्पल कोड। ठीक है, सैम्पल कोड में क्या है, अगर आप देखें तो कुछ आपके पास वैल्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं जो कि पुश कराई हुई हैं, जैसे कि 80,000H, 60,000H, 40,000H। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास पुश कराई हुई हैं स्टैक में। तो अब जब आपके पास स्टैक क्या काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहली आप वैल्यू पुश कराते हैं वो सबसे ऊपर होती है स्टैक ज़ीरो पे। फिर आप जो पुश कराते हैं वो होती है स्टैक, वो स्टैक ज़ीरो पे आ जाती है और पिछली वाली स्टैक वन नीचे नीचे पुश होती जाती हैं। फिर जो आप सबसे लास्ट कराते हैं वो आपके पास पुश होकर सबसे टॉप पर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पहले ये तीन वैल्यूज पुश करवाई हुई हैं और फिर एक क्या कॉल किया हुआ है, कॉल सम ऑफ, यानी कि एक कॉल किया हुआ है सम ऑफ को। यानी आपको पता है अगर आपने कोई प्रोसीजर क्रिएट किया उसको कॉल कराने के लिए आप कॉल का इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर कुछ लाइन्स के बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो क्या चीज़ है, यहाँ पर आपके पास सम ऑफ का प्रोसीजर जो है जो यहाँ पर कॉल किया इसको डिफाइन किया गया, इसकी हेडिंग, इसकी बॉडी, रिटर्न और एंड। सम ऑफ प्रोसीजर के अंदर क्या है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं कोड कहते हैं इंक्लूड कोड सेगमेंट मेन प्रॉक मेन प्रोसीजर, अच्छा एग्जिट। ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन प्रोसीजर के अंदर हम से यहाँ पर तीन वैल्यूज़ इन्होंने पुश की हुई हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई वैल्यूज़ पुश कर देते हैं। ठीक है, हम अपनी वैल्यूज़ पुश करते हैं, जैसे हमने कहा पुश ई ए एक्स कॉमा 10, पुश ई ए एक्स कॉमा 20, पुश ई ए एक्स कॉमा 30। ठीक है, अब ये क्या होगा, पहली वैल्यू जाएगी 10 स्टैक ज़ीरो पे, फिर सेकंड वैल्यू जाएगी स्टैक ज़ीरो के ऊपर 20 और ये चली जाएगी स्टैक वन पे। जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी तो ये चली जाएगी स्टैक वन पर और ये स्टैक टू पर और ये स्टैक थ्री पर। ठीक है, जब हम पॉप करना शुरू करेंगे तो पहली वैल्यू ये आएगी, फिर ये आएगी और फिर ये आएगी। ठीक है, इसी तरह अब इन्होंने क्या किया हुआ है, सेकंड काम यहाँ पर देखें तो कॉल सम ऑफ, हम भी यहाँ पर कर देते हैं कॉल। इसके बाद इन्होंने सम ऑफ को जो है, सम ऑफ का जो प्रोसीजर है उसको डिफाइन किया हुआ है, सम ऑफ प्रॉक। ठीक है, मैंने भी कह दिया सम ऑफ प्रॉक यानी कि सम ऑफ प्रोसीजर। और इसके अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखने वाली थोड़ी सी बात है। यहाँ क्या है, मूव ई एक्स, ई एक्स कॉमा, अभी ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ई एस पी प्लस 4। ठीक है, फिर गिवन है एड ई एक्स कॉमा ई एस पी प्लस 8। फिर यहाँ पर आपको गिवन है एड, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं ना हर वैल्यू के साथ, तो यहाँ क्या गिवन है ई एस पी प्लस 12। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तमाम वैल्यूज तो पुश करवा चुके हैं। अब स्टैक हमारे पास फुल हो चुके हैं जिसके अंदर हमारे पास 10, 20 और 30 की वैल्यूज हैं।
ठीक है, हर इंडेक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले तो कॉल करवाया सम ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे कह दिया है सम ऑफ प्रोसीजर, और प्रोसीजर के अंदर ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, और फिर इन्होंने दिया हुआ है रिटर्न, और यहाँ दिया हुआ है सम ऑफ एंड प्रोसीजर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। ई एक्स रजिस्टर के अंदर पहले मूव करवा दिया है ESP+4। तो ESP यहाँ पर क्या है, ठीक है, ESP यहाँ पर क्या है, ये थोड़ी डिस्कस करने वाली बात है। ESP बेसिकली है स्टैक पॉइंटर। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लैब में देखा था, आपको याद होगा, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो जो था एरे का पॉइंटर था। ठीक है, बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन नहीं, इससे ऊपर जो हमने लैब, हाँ, कंडीशनल लूप्स की जो हमने लैब की थी, यहाँ आपने एक रजिस्टर देखा था ESI के नाम से। ठीक है, 32 बिट का एक रजिस्टर देखा था ESI। ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली एरे का एड्रेस को पॉइंट करता है, यानी कि पॉइंटर का काम करता है, एड्रेस पॉइंटर, है ना। तो ये किस ESI किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कौन से एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, एरे के जितने भी एड्रेसेस हैं इनको स्टोर करने के लिए ESI का रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। और इसी के जैसा हमारे पास एक रजिस्टर है ESP, वो कौन से एड्रेसेस को स्टोर करता है, वो स्टैक के एड्रेसेस को स्टोर करता है। जैसे ये एरे के कर रहा है, वो स्टैक के एड्रेसेस को स्टोर करेगा। अभी हम देखते हैं इसको। यहाँ ये ESP क्या कर रहा है, स्टैक के जो भी एड्रेसेस हैं उनको स्टोर करें। अब बेसिकली हमें जो स्टैक एक इनिशियल मिलता है वो 0 से 7, यानी कि 8 एड्रेसेस होते हैं उसमें। ठीक है, 8 इंडेक्सेस होते हैं। अब हर इंडेक्स पे जो एड्रेस हमारा है मेमोरी का, उसको ये ESP स्टोर करता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कहा गया है, अगर आप इसको देखें EAX, ठीक है, तो EAX हमने ये एक पिछली लैब में भी देखा था कि सोर्स और डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारे पास साइज सेम होते हैं, ठीक है, साइज सेम होता है, तो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये देख लिया कि हमारा एक जो स्टैक का एक इंडेक्स है, उसके उसका जो साइज है वो कितना है, 32 बिट। कैसे, क्योंकि हमारे पास मूव पहला ऑपरेट, यहाँ पर सोर्स और ऑपरेंड देखें तो सोर्स और ऑपरेंड का सेम होना चाहिए ना, तो सोर्स और डेस्टिनेशन का, तो डेस्टिनेशन हमारे पास जो EAX है, ये क्या है, EAX कितने बिट का रजिस्टर होता है, 32 बिट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने यहाँ पे इस वैल्यू को मूव करवाने के लिए क्या किया, +4 ESP, यानी कि इसका एड्रेस +4। ये चीज़ भी आप लोगों ने डिस्कस की थी कि जब हम ये चीज़ देख रहे थे, इसकी टाइप ऐड करवाते हैं ना, हमने एक लैब देखी थी जिसके अंदर मुझे मेरे ख्याल से निकली यहाँ से, कौन सी थी, जिसके अंदर हम टाइप ऐड करवाते हैं। टाइप वाली चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हम जो भी रजिस्टर होता है, अगर उसको हमने नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कराना है तो हम उसके लिए उसकी टाइप उसमें ऐड कराते हैं। तो जब ये हमारे पास है 32 बिट का, 32 बिट का क्या मतलब है कि हमारे पास कितने निबल्स हुए, निबल्स वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा था, एक निबल के अंदर 4 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने निबल्स हुए, हमारे पास हुए 8 निबल्स। 8 नहीं 8 नहीं, 4 निबल्स हुए। ठीक है, और उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर हुई 32 बिट्स है ना, तो 32 बिट्स का ये मतलब है, अगर आप बाइट्स के हिसाब से देखें तो 4 बाइट्स बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 4 बाइट्स ऐड करा देंगे, +4। नेक्स्ट उस पे जाएंगे तो आपकी वो वैल्यू ग्रो करेगी, यानी 4 थी तो अब नेक्स्ट पे मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +8, यानी कि 4 बाइट्स में और 4 बाइट्स और ऐड होगी। फिर आप उसकी वैल्यू और ग्रो करेगी, नेक्स्ट उसके इंडेक्स पे आपने जाना होगा तो 4 और ऐड हो जाएगा 8 में, यानी वैल्यू आपकी ग्रो करती जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हमने EAX की बजाय AH यूज़ किया हुआ होता, या AL या AX, सॉरी, EAX की बजाय AX BX CX DX यूज़ किया हुआ होता, तो हम यहाँ पर +4 नहीं करा रहे होते, हम +2 करा रहे होते, फिर +4, ठीक है, फिर +6, ठीक है, ये चीज़ करा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्योंकि EAX दिया, EAX होता है 32 बिट, 32 बिट का मतलब है 4 बाइट्स, 4 बाइट्स का मतलब है हम यहाँ पर 4 ऐड कराएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट। ये हमने देखा था ना टाइप के अंदर कि हम नेक्स्ट ESI प्लस टाइप कर रहे थे। ठीक है, ESI के अंदर ऐड टाइप कर रहे थे, ऐड टाइप वाला काम यहाँ पर हो रहा है। हाँ, डी वर्ड के अंदर हम कर रहे थे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगी कि आपने एड्रेस को शिफ्ट करवाने के लिए नेक्स्ट उसके ऊपर इंडेक्स पे ESP, यानी कि स्टैक पॉइंटर का एड्रेस कौन सा नेक्स्ट वाला आप देंगे, +4, फिर +8, फिर +12। तो अगर आप इसको देखें,
यहाँ पर क्या दे दिया हमने, प्लस 12। बस इस बात को आपने याद रखना है कि ESP जो है वो आपके पास एज अ स्टैक पॉइंटर यूज हो रहा है, और ESI जो है वो आपके पास एज अ कौन सा यूज हो रहा है, एरे का पॉइंटर यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर देख लें एक सेकेंड पिक्टोरिकली भी, कि एरे हमारा किस तरीके से स्टोर करेगा। एरे होता तो एरे ये है, ठीक है, इसमें कुछ एड्रेसेस हैं 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी वैल्यूज अगर सपोज रखी हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये है हमारे पास EAX, यानी कि इसके साथ हमने EAX यूज़ किया है या फिर हमने डी वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा था, ESI एड ESI टाइप। ठीक है, तो टाइप का क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पर इसकी टाइप क्या है, 4। ठीक है, तो आपके पास ऐड हो रहा था 4, सही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लेंगे स्टैक, हमारे पास सपोज स्टैक है, ठीक है, स्टैक के अंदर 3 वैल्यूज हमने स्टोर की हैं, क्योंकि लास्ट हमारे पास आई है 10। ठीक है, हमने फर्स्ट 10 इंसर्ट की थी तो वो सबसे नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये आ गई 30 सबसे, जो हमने ये लास्ट इन की है 30, तो ये आ गई। और अगर हम इस ESI के हिसाब से देखें, जब ये रीड करेगा तो ये किस किस को कैसे रीड करेगा, अगर हम यहाँ पर दे देते हैं अगर हमें ये रीड करवाना है 10, हम क्या करेंगे, ESP प्लस 4। ठीक है, हमें 20 को रीड करना है जब, तो हम करेंगे ESP प्लस 8। ठीक है, और जब हमें ये रीड करना है 30, हम करेंगे ESP प्लस 12। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से सबको समझ आई होगी। अच्छा, इसके अंदर हमें यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ESP यूज हो रहा है हमारे पास, ESP returns the addresses। ठीक है, ESP क्या रिटर्न करता है आपके पास, एड्रेसेस। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इसको अगर हम पिक्टोरिकली देखें तो इस तरह वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पर देखें, अगर यही चीज़ आपको यहाँ पर भी डिफाइंड है, सही है। और इसको अगर आप देखें, अच्छा ये पुश जो हमने करवाया है ये आप लोग बता भी नहीं रहे कि मैंने ये इस तरह पुश नहीं होगा। स्टैक में जब भी आप पुश कराएंगे, आप कहेंगे मूव EAX 10 और पुश EAX। ठीक है, फिर आप कहेंगे मूव EAX 20 पुश EAX, फिर आप कहेंगे मूव EAX 30 पुश EAX। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज उसमें पुश हो जाएंगी। ठीक है, और पुश होने के बाद क्या होगा, कॉल सम ऑफ। कॉल सम ऑफ के अंदर क्या हो रहा है, ये तमाम वैल्यू, पहले ये वाली मूव होती है EAX में, फिर ऐड होती है ये वाली, ठीक है, फिर ऐड होती है ये वाली, और उसके बाद EAX यानी कि डेस्टिनेशन में हमारे पास अब आखिरी सम ऑफ की वैल्यू है और वो रिटर्न करेगी। ठीक है, रिटर्न क्या चीज़ देगा, ये EAX की वैल्यू जो डेस्टिनेशन लास्ट वाले की है, और वो हमारे पास कॉल सम ऑफ के थ्रू आ जाएगी। अब हम इसको बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। अच्छा, तो कोई एरर नहीं आया हमारे पास। हम जब रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 20 और 30 का एडिशन करेंगे तो आना चाहिए 30 और 30 60। ठीक है, हम देखते हैं इसको, जरा ये लोड हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है कुछ भी नहीं आउटपुट, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कॉल सम ऑफ तो कर दिया है लेकिन वो रिटर्न भी कर रहा है EAX रजिस्टर। EAX को सिर्फ रिटर्न थोड़ी कराना होता है। रिटर्न करने के बाद आप क्या करते हैं, कॉल राइट इंटीजर, ताकि वो राइट कर सके, कॉल राइट इंटीजर। राइट इंटीजर करेंगे तो जो भी वैल्यू EAX की रिटर्न होगी उसको राइट इंटीजर कर देगा। चलिए इसको रन कर लेते हैं, ये 60 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करके देखें, सही है आंसर हमारे पास बिल्कुल। आप यहाँ कर दें 30 30 30 60 70 80।
है, ये हमारा प्रोसीजर बिल्कुल एडिशन का सही, सम ऑफ का प्रोसीजर सही रन हो रहा है। ठीक है, यही सम ऑफ वाला प्रोसीजर, जैसा एक प्रोसीजर आपके पास गिवन है आपके असाइनमेंट के अंदर भी, वो है डिवीजन का। ठीक है, उसमें भी इसी तरीके से आपने करना है, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है, और इसी तरीके की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपने देख ली कि स्टैक के अंदर आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ESP+4, ये क्या कर रहा है, लोकेटिंग एड्रेसेस ऑफ स्टैक एड्रेस ESP+4, ESP+8 एंड ESP+12। ठीक है, और दैट रिकॉल्स दी स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड दी लोअर एड्रेसेस। ठीक है, स्टैक डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ देखें, ग्रोथ का क्या मतलब है कि 4 में 4 ही ऐड हो रहा है और 8 में भी 4 ऐड हो रहा है, तो 4 बाइट्स थी ना, तो 4 4 ऐड होता जा रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन ये जब आप स्टैक को देखेंगे तो स्टैक में डाउनवर्ड्स ग्रो कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है, यहाँ पर स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड द लोअर एड्रेसेस की तरफ डाउनवर्ड्स ग्रो कर रहा है। सही है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास ये चीज़ आती है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि 3 वैल्यूज पुश कराई, कॉल सम ऑफ किया और सम ऑफ को डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर रिटर्न 12 लिखा हुआ है। ये रिटर्न 12 का क्या मतलब है, बेसिकली रिटर्न 12 का ये मतलब है कि रिटर्न 12 जब आप करेंगे, यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी सी लिखी हुई है, क्लीनिंग अप द स्टैक पैरामीटर्स विद द रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर इसकी थ्योरेटिकल कहानी लिखी हुई है कि रिटर्न 12 क्यों यूज हुआ है। इसीलिए यूज हुआ है कि व्हेन पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन अप द स्टैक अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम द प्रोसीजर। यानी कि जब भी आप प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, उसको एंड करने के बाद, रिटर्न की स्टेटमेंट के बाद आपने 12 लिखेंगे, तो वो क्या होगा, ये तमाम स्टैक को क्लीन कर देगा। ये क्लीन करना लाजमी होता है, वरना आपके पास आउटपुट में जंक वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि कुछ इंटीजर वैल्यूज आपके पास स्टोर हो जाती हैं स्टैक इम्प्लीमेंट करते वक्त। ठीक है, इसलिए यहाँ आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, when parameters are pushed on the stack, it is important to clean up the stack upon returning from the procedure. The return instruction can specify an extra integer constant to clean up the parameters on the stack. एक extra आपने given integer, वो क्या है, 12। In the above sum of procedure, 12 bytes are pushed on the stack for 3 parameters। यानी अगर हमने 3 पैरामीटर्स यूज किए हैं और EAX है, तो इसके लिए हमने EAX था तो इसलिए 4 बाइट्स ऐड कराई हैं, फिर यहाँ 4, फिर 4। तो अब आप यहाँ पर देखें 4 कितनी दफ़ा हमने किया है, 3 टाइम्स, 4 3 या 12, तो इसलिए हमने तीनों के अंदर 12 ऐड करा दिया। ठीक है, 12 ऐड करने से क्या हुआ, 12 बाइट्स पुश्ड ऑन द स्टैक फॉर 3 पैरामीटर्स। द रिटर्न 12 इंस्ट्रक्शन इज यूज टू इंक्रीमेंट द ESP रजिस्टर बाय 12 बाइट्स। यानी ESP रजिस्टर को 12 बाइट उसके एड्रेसेस में ऐड कर देगा, तो वो क्लीन अप हो जाएगा, इन एडिशन टू 4 बाइट्स फॉर पॉपिंग द रिटर्न एड्रेसेस। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई होगी कि हमने 12 क्यों यूज़ किया। ठीक है, रिटर्न 12, ताकि आपका स्टैक क्लीन हो जाए, और वो 3 वैल्यूज यूज हुई हुई हैं। ठीक है, 4 4 बाइट्स की हैं, तो 4 3 12। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड आपके पास कॉन्सेप्ट है सेविंग एंड रिस्टोरिंग द रजिस्टर्स। असल में बेसिक जो इस लैब का आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं पर तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके कॉल हो रहे हैं। स्टैक मेमोरी का भी, स्टैक मेमोरी आपने इम्प्लीमेंट कर ली, क्योंकि आपने पुश एंड पॉप का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, आपने पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, पैरामीटर्स क्या हैं, स्टैक पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। एडवांस प्रोसीजर, आपने प्रोसीजर का भी इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर प्रोसीजर भी क्रिएट कर लिया। तो बेसिक इसी एग्जाम्पल के अंदर आपके तकरीबन जो है ना तमाम कॉन्सेप्ट इस लैब के जो इम्पोर्टेंट थे, और उसमें ये समझना है कि स्टैक के अंदर कौन सा आपके पास रजिस्टर इस्तेमाल होता है एड्रेसेस स्टोर करने के लिए, स्टैक पॉइंटर कौन सा यूज़ होता है, तो वो ESP होता है। ठीक है, ESI एरे के अंदर होता है, और ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं। उसके बाद आपने रिटर्न 12 से किस तरह से क्लीन करना है स्टैक को, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। असल मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी, बाकी आपके पास थोड़ा थ्योरेटिकल ही कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ है सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स। ये हेडिंग क्या आपको कह रही है कि आप वही वाला काम, क्योंकि यहाँ पर इसकी बात हो रही है प्रोसीजर्स की, तो आप यहाँ पर देखें, आपने जो लैब की थी प्रोसीजर्स वाली, यहाँ पर आपने क्या किया था, अपने रजिस्टर्स को सेव किया था, यानी कि ताकि आप बाद में उसको रिस्टोर कर सकें। यहाँ पर ओवरराइट ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जब आप 2 लूप्स या फिर 2 पैरामीटर, 2 नेस्टेड वो क्रिएट करेंगे, क्या चीज़, प्रोसीजर, तो उसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि
आपके पहले वाले जो पैरामीटर्स हैं वो ओवरराइट हो जाए नेक्स्ट उसके अंदर, और फिर जब आप वापस से अपने प्रीवियस वाले पे जाएं तो वहाँ ओवरराइट ना हो जाए। जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर कुछ पैरामीटर्स गिवन होते हैं और वही यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं तो यहाँ वो अपडेट हो गए, फिर यहाँ पर गए तो यहाँ अपडेट हो गए, यहाँ अपडेट होगा, और जब ये रिटर्न हुई वैल्यू, फिर ये रिटर्न हुई, यहाँ रिटर्न हुई, तो इसके जो पैरामीटर्स थे उसमें चेंजिंग ना आ जाए, इसलिए आप इसको हाँ अंडरस्टूड, प्रधान को समझ आ गई ये बात, तो इसलिए आप उनको सेव कर रहे थे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है थियोरेटिकली थोड़ा सा कि एक मिनट, ये कि आप सेविंग एंड रिस्टोरिंग द रजिस्टर्स का काम क्यों हो रहा है। द प्रोसीजर माइट नीड टू यूज सम जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जैसे कि EEX, EBX, ECX आपने अभी यूज भी किया, इट्स टू कैरी इट्स कंप्यूटेशन, ठीक है, टू प्रिजर्व द वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर अक्रॉस अ प्रोसीजर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पुश देयर वैल्यूज, यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी वैल्यूज को पुश कर दें किसमें, स्टैक में, और पॉप कर दें एट द एंड, ठीक है, ताकि आपकी वो वैल्यूज वापस रिटर्न हो जाए, सो दैट द कॉलर प्रोग्राम कैन बी श्योर दैट नन ऑफ इट्स रजिस्टर्स वैल्यू आर ओवर रिटन, ताकि आपकी वैल्यूज ओवरराइट ना हो जाए। यहाँ पर ये डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है, इसमें ये बताया हुआ है कि क्लीन किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर EBP रजिस्टर आपको बताया हुआ है कि EBP रजिस्टर क्या होता है। यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ESP, यानी कि ESP आपको बता रहा है कि ये स्टैक पॉइंटर है। EBP आपको ये बता रहा है कि जैसे आपने पहले ये किया था कि ECX की वैल्यू, जब हम नेस्टेड लूप को देख रहे थे ऊपर, ECX की वैल्यू कहाँ स्टोर की थी, स्टैक के अंदर। स्टैक में क्यों स्टोर की थी, क्योंकि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, यानी आपके पास नेस्टेड का कॉन्सेप्ट आ रहा था, और नेस्टेड का आने की वजह से आपकी मेमोरी लूज हो सकती है। तो जब आपके पास ESP की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ESP के जो एड्रेसेस हैं, अभी तो आपने एक एडिशन का प्रोसीजर क्रिएट किया, लेकिन जब आप कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर क्रिएट करेंगे जिसमें नेस्टेड प्रोसीजर हो गया या मल्टीपल उसके अंदर और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी ESP की वैल्यूज़ ओवरराइट हो सकती हैं। उस ओवरराइट होने को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, EBP का रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। EBP रजिस्टर क्या करता है, बेसिकली सेम, ये भी वही रजिस्टर है और ये भी वही है, ये भी एड्रेसेस स्टोर करता है, ये भी एड्रेसेस, ये भी सेम स्टैक पॉइंटर का काम करता है। लेकिन ये है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने ESP के अंदर कोई भी वैल्यूज़ यानी कि एड्रेसेस स्टोर किए, नेक्स्ट टाइम जब आप उसके अंदर स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि ओवरराइट हो सकती है। इसकी ये फंक्शनैलिटी है। लेकिन EBP की ये फंक्शनैलिटी है कि इसके अंदर वैल्यूज एक दफ़ा प्रोग्राम लिखते वक्त स्टोर हो गई, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको जब आप दोबारा EBP की वैल्यू स्टोर होने रीराइट होने लगेगी तो वो रीराइट नहीं हो सकती, यानी कि वो राइट ऑनली है, ठीक है। एक दफ़ा राइट कर दिया, अब आप उसको दोबारा से राइट नहीं कर सकते, एक दफ़ा राइट होगी। तो इसलिए अपनी वैल्यूज़ को ओवरराइट होने से बचाने के लिए आप वही वाला काम करते हैं कि ECX जैसे स्टोर कर रहा था स्टैक में, तो आप ESP की वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं EBP में। यहाँ गिवन है, अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, द ESP रजिस्टर कैन बी यूज्ड इन सिंपल प्रोसीजर्स, ठीक है, आपने जैसे अभी एडिशन का बनाया सम ऑफ का, वहाँ आप ESP इस्तेमाल करें, लाइक द अबव सम ऑफ टू एक्सेस पैरामीटर्स ऑन द स्टैक, ठीक है। हाउएवर इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स द ESP रजिस्टर माइट चेंज, ठीक है, आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो EBP रजिस्टर कैन बी यूज्ड इंस्टेड एज अ बेस रजिस्टर फॉर एक्सेसिंग पैरामीटर्स ऑन द स्टैक, यानी कि बेस रजिस्टर आप EBP लिख दें, और जो चेंज होने वाले रजिस्टर हैं जिसमें वैल्यू चेंज हो सके उसको एज अ ESP यूज़ करें। बाकी इसकी ये तमाम वही थियोरेटिकल जो अभी मैंने आपको बात बताई है वो यहाँ पर रिटर्न, इसकी एक आपको एग्जांपल भी गिवन है, ठीक है, ये आप लोग रन करके देख लीजिएगा ये किस तरीके से बताया हुआ है कि जैसे अभी हमने ऊपर ESP की देखी है, EBP की भी बताई हुई है कि ये किस तरह पुश पॉप कर सकते हैं। फिर आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गिवन है पैरामीटर्स पासिंग बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय रेफरेंस का, ये भी आप लोग ज़ाहिर है 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो पढ़ के आ चुके हैं कि पास बाय रेफरेंस किसको कहते हैं और पास बाय वैल्यू किसको कहते हैं। उसमें आपके पास जब भी आप C# के अंदर भी अगर आप पढ़ते हैं तो पास बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, अगर आप उसको पढ़ें भी तो इसमें क्या है, पास बाय वैल्यू में जब भी आप फंक्शन के अंदर या प्रोसीजर के अंदर वैल्यूज़ जो आपके पास एज अ पैरामीटर्स गई हुई होती हैं, जो वैल्यू जाती हैं फंक्शन कॉल कराते वक्त, वो वैल्यूज़ के को देखते हुए आपके पास रिटर्न हो जाती हैं आउटपुट,
ठीक है, लेकिन आपकी जो स्टैटिक वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती। जबकि पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंस जा रहा होता है, एड्रेस जा रहा होता है, तो वो फंक्शन के अंदर या प्रोसीजर में जो डिफाइंड वैल्यूज़ हैं उनको भी चेंज कर देता है। तो बस यही पासिंग बाय वैल्यूज़ एंड पासिंग बाय रेफरेंस का डिफरेंस बताया हुआ है आपको स्टैक में। बाकी आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। बाकी यही तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस लैब के अंदर, पासिंग बाय वैल्यू, पासिंग बाय रेफरेंस का, ठीक है, ईबीपी रजिस्टर का, सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर, क्लीनिंग द अप द स्टैक, ठीक है, और ये स्टैक पैरामीटर्स। आपका जो मेन एग्जाम से भी रिलेटेड और बाकी भी यही तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं। असल बेसिक इस लैब का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टैक पैरामीटर्स की एग्जाम्पल और इसको देखना या रन करना है, ठीक है। बाकी तमाम जो है वो थ्योरेटिकल हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग वैसे पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, अगर आप देख भी लें तो यहाँ पर आपको तमाम आप कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी इतनी वो नहीं है इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको लैब टास्क बता देता हूँ क्या है। लैब टास्क आपके पास जो है ना, ये है, इसके अंदर जो लैब टास्क गिवन है वो थोड़े से टफ है, मैंने आप लोग के लिए इजी क्रिएट कर दी ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ऑप्ट कर सकें, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ आप देखें तो आपके पास ये गिवन है लैब 11 एंड 12 की एक्सरसाइज, ठीक है। अब यहाँ पे दो टास्क है। पहला टास्क क्या है, राइट अ प्रोसीजर टू डिस्प्ले एरे ऑफ इंटीजर्स। द प्रोसीजर शुड रिसीव टू पैरामीटर्स ऑन द स्टैक, द एरे एड्रेस एंड द काउंट ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेड। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर आपने क्या बताना है